नमस्कार विद्यार्थियों, रिजल्ट गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो, कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है? उम्मीद करता हूं आप अपने घर पर बैठकर बड़े मजे से रिजल्ट गुरु के साथ अपने सपने को साकार कर रहे होंगे। तो प्यारों, चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं, बात करते हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर राजस्थान स्थापत्य कला के बारे में जो चर्चा की थी, उसी स्थापत्य कला को हम लोग और आगे की तरफ बढ़ाते हैं और बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में। तो क्या आप तैयार हो? फटाफट फटाफट आ जाइए और एक बार अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो भाई सब लोग? फटाफट फटाफट आ जाइए। हाँ जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। कहाँ थे इतनी देर? कहाँ लगा दी? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए अब ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए सीधा हम लोग चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। हम लोगों ने इससे पहले जयपुर के प्रमुख महल देखे थे और जयपुर के प्रमुख महलों के बाद अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, हम लोग चर्चा करेंगे आज अलवर के प्रमुख महलों के बारे में। अब अलवर के प्रमुख महल देखें तो अलवर के महलों में सबसे पहले हमारे पास में जो नाम आ रहा है, वो सबसे पहले कौन सा नाम आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है विजय मंदिर पैलेस का। अब प्यारों ध्यान रखना, ये जो विजय मंदिर पैलेस है, वो विजय मंदिर पैलेस है कहां पर? तो अलवर के अंदर है, सीधी सी बात आ गई। अब यहां पर देखो, आप लोगों को इस चित्र के अंदर एक झील नजर आ रही होगी। अब ये झील कौन सी है? तो हम बात करें, यह विजय सागर झील, विजय सागर झील के किनारे, झील के किनारे स्थित है। कहां स्थित है? विजय सागर झील के किनारे है। अब फिर प्रश्न बनता है कि इसका जो निर्माण है, वो इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसके निर्माण के बारे में बात करें तो इसका निर्माण हुआ है 1918 के अंदर। और निर्माण कर कौन रहा है? तो निर्माण कराने वाले का नाम पढ़ते हैं हम लोग महाराजा जय सिंह जी। किसका नाम पढ़ते हैं? हम नाम पढ़ते हैं महाराजा जय सिंह की। अब देखो, ये जो विजय मंदिर है, इस विजय मंदिर के अंदर ही हम लोगों को एक महल दिखाई देता है। और विजय मंदिर पैलेस के अंदर जो महल दिखाई देता है, वो क्या? महल के अंदर हम लोगों को मंदिर दिखाई देता है। और इसके अंदर कौन सा मंदिर बना हुआ है? तो याद रखना, इसके अंदर मंदिर बना हुआ है सीताराम जी का। किसका मंदिर बना है? सीताराम मंदिर, मंदिर स्थित है, स्थित है। इसमें कौन सा मंदिर स्थित है? सीताराम जी का मंदिर स्थित है। आ जाओ भाई, फटाफट फटाफट आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर हम लोग बात करें इस मंदिर, इस सिटी, इस विजय मंदिर पैलेस की विशेषता क्या है? तो बताई गई है, इसमें दीवारों पर, दीवारों पर धार्मिक एवं, धार्मिक एवं पौराणिक, पुराणों के अंदर जो चित्र प्रसंग आ रहे हैं, धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों का, दीवारों पर धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों का चित्रण किया गया है, चित्रण किया गया है। इसकी दीवारों पर किसका चित्रण है? तो इसकी दीवारों पर है धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों का चित्रण। फिर हम लोग अगला पैलेस देखें, अगला महल देखें तो आ जाता है सरिस्क का। अब सरिस्का के बारे में सब जानते हैं। सरिस्का भी कहां है? तो सरिस्का अलवर के अंदर है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य भी है। तो सरिस्का बड़ा प्रसिद्ध है और सरिस्का के बारे में कोई ना कोई, कुछ ना कुछ हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है। कहां स्थित है भैया? तो ये जब हम जयपुर से अलवर की तरफ जाते हैं, तो जयपुर से अलवर की तरफ जाने पर उस मार्ग पर हम लोगों को क्या है? जयपुर अलवर सड़क मार्ग से 35 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर अलवर जिले के अंदर हम लोगों को ये सरिस्का नजर आता है। फिर बात करें इसका जो निर्माण है, वो इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण हम लोगों को अलवर के जो शासक है, अलवर के शासक का नाम क्या मिलता है? जय सिंह ने। जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। अब इसमें यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सरिस्का पैलेस जो है, इसका निर्माण क्यों करवाया गया? इसका निर्माण करवाने के पीछे वजह क्या थी, कारण क्या था? तो कारण भी याद रखना। क्या कारण था? तो कारण देखें तो कारण है कि एक ब्रिटेन से राजकुमार आ रहा है जिसका नाम है ड्यूक ऑफ एडिगबर्न। और इस प्रिंस ड्यूक ऑफ एडिगबर्न की जो यात्रा हुई है, उस यात्रा के उपलक्ष्य में, उस यात्रा के उपलक्ष्य में बनाया गया है ये सरिस्का पैलेस। किसके द्वारा? जय सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? जय सिंह के द्वारा बनाया गया है। लेकिन अभी हम लोग बात करें, ये सरिस्का पैलेस किस रूप में जाना जाता है? तो इसको बना दिया गया है होटल। इसको क्या कर दिया गया है? होटल के अंदर परिवर्तित कर दिया गया है। अगर आप सरिस्का घूमने जाओ तो जरूर इस सरिस्का के अंदर, ये जो सरिस्का पैलेस होटल बनी हुई है, उस होटल के अंदर जाकर क्या कर सकते हो? आराम से रुक सकते हो। आप भी वो राजा महाराजाओं वाली जिंदगी जी सकते हो। अब कौन ना देने वाला भाई?
अब तो जिसके पास जेब में पैसा है, जिसके पास में पैसा है, वो वहां पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं और यहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। उसके बाद में आता है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस कहाँ है, तो सिटी पैलेस भी है अलवर के अंदर, और सिटी पैलेस अलवर के अंदर है। इस सिटी पैलेस का निर्माण कौन करवा रहा है, सिटी पैलेस का जो निर्माण है, वो सिटी पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो इसका निर्माण करवाया गया है अलवर के जो शासक थे बख्तावर सिंह। कौन होंगे, बख्तावर सिंह। और बख्तावर सिंह के द्वारा इसका निर्माण कब करवाया जा रहा है, तो समय भी याद रखना, इसका निर्माण करवाया गया है 1793 के अंदर। कहां करवाया गया है, 1793 के अंदर। अब हम अलवर के अंदर एक छतरी पढ़ते हैं, कौन छतरी पढ़ते हैं, मूसी रानी की छतरी पढ़ते हैं ना, मूसी रानी की छतरी। तो मूसी रानी की छतरी जो है, वो मूसी रानी की छतरी कहां है, इस पैलेस के एक और, इसके पास में बनी हुई है मूसी रानी की छतरी। कौन छतरी बनी हुई है, मूसी रानी की छतरी बनी हुई है। और पास में एक झील भी है, और झील जो है यहां पर, उस झील का नाम क्या है, उस झील का नाम है सागर झील। झील का नाम क्या है, तो यहां पर झील देखें, झील का नाम मिलता है हम लोगों को सागर झील। अब देखो आमेर के महलों के अंदर जिस तरह का हम लोगों ने मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव देखा था, ठीक वैसा ही हम लोगों को प्रभाव कहां देखने को मिलता है, इस सिटी पैलेस अलवर के अंदर भी देखने को मिलता है। तो बताया गया है इसमें मुगल व राजपूत स्थापत्य शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। मुगल और राजपूत स्थापत्य शैली का इसमें हम लोगों को मिश्रण देखने को मिलता है। अब देखो इस महल के बीचों बीच आपको एक आंगन नजर आता है, बिल्कुल एकदम खुला सा, क्या है, बड़ा सा एक आंगन है। हमारे गांव के अंदर जो घर हुआ करते थे पहले, वो ऐसे कैसे हुआ करते थे, चारों तरफ तो कमरे बने होते, बीच के अंदर क्या है, बड़ा सा एक चौक हुआ करता था, बिल्कुल वही चौक यहां पर है। तो इसमें इसके बीच में बना हुआ एक चतुष्कोणीय चौक, बीचों बीच के अंदर क्या है, बीचों बीच के अंदर एक चतुष्कोणीय चौक यहां पर स्थित है। फिर हम बात करें, इसके अंदर कई सारे शासकों की तलवारें रखी गई है। कौन कौन से शासकों की तलवारें इसके अंदर रखी गई है, तो इसके अंदर रखी गई जो तलवारें हैं, वो तलवारें बड़े ही आकर्षण का केंद्र है। क्यों सर, ऐसी किसकी तलवारें हैं, ऐसी किस किस की तलवारें, कई सारे मुगल शासकों की भी तलवारें यहां पर पड़ी है। तो किस किस की, एक देखो हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी की तलवार यहां पर है। फिर हम बात करें, फिर आ जाता है अकबर की तलवार भी यहां पर है। अकबर के बेटे जहांगीर की भी तलवार यहां पर है, और जहांगीर के पोते औरंगजेब की तलवार भी यहां पर रखी गई है। औरंगजेब की तलवार भी यहां पर रखी गई है। तो मोहम्मद गोरी, अकबर, जहांगीर व औरंगजेब की तलवारें यहां रखी गई है, ठीक है, तलवारें हो गई। अब यहां पर एक विशेष तलवार भी और देखने को मिलती है, जो हम लोगों ने महाराणा प्रताप के पास में देखी थी। कैसी तलवार देखी थी भाई, फटाफट कमेंट्स करो और कमेंट्स करके बताओ कैसी तलवार देखी थी। महाराणा प्रताप अपने पास में हमेशा एक म्यान के अंदर 2 तलवार रखते थे। तो यहां पर क्या है, एक म्यान में 2 तलवारें। कई लोग कहते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आती, अलवर जाकर देख लो, एक म्यान में 2 तलवार आती नहीं आती, पता चल जाएगा। तो यहां पर एक म्यान में 2 तलवारें जो है, वो भी एक साथ देखने को मिलती है। उसके बाद अलवर के महलों के क्रम में आगे चले तो आ जाता है सिलीसेड महल। सिलीसेड महल जो है, ये भी कहां है, अलवर के अंदर बड़े खूबसूरत महलों के अंदर एक है। इस महल का निर्माण कौन करवा रहा भैया, तो सिलीसेड महल के निर्माण के बारे में बात करें तो इस महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, अलवर के जो महाराजा थे विनय सिंह जी के द्वारा। और विनय सिंह जी के द्वारा निर्माण कब किया गया है, तो निर्माण किया गया है 1844 के अंदर। अब हर एक के पीछे कोई ना कोई तो कारण होता ही होता है। सिलीसेड का निर्माण क्यों करवाया गया है, इसका निर्माण करवाने के पीछे कारण क्या था, तो विनय सिंह जी की एक रानी है, और रानी से विनय सिंह जी को बड़ा प्रेम है। और रानी का नाम क्या है, रानी का नाम है शीला।
और विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए इस महल का निर्माण करवाया है। इस महल का निर्माण करवाया है किसने? विनय सिंह जी ने। शीला से बड़ी प्रेम था इनका, और शीला से बड़ा प्रेम था तो कहा ले शीला चल तुझे मैं एक अच्छे महल के अंदर रखता हूं। शीला ने कहा चलिए चलो महल के अंदर चले। और कौन से महल के अंदर चले? तो सिलीसेड महल के अंदर बनाया। अब सिलीसेड महल बनाया तो आपको सिलीसेड से संबंधित एक झील भी पूछी जाती है, और कौन सी झील के किनारे है? तो झील का नाम भी क्या है? सिलीसेड झील ही है। झील का नाम क्या है? सिलीसेड झील के किनारे यह महल स्थित है। तो कौन सी झील के किनारे है? सिलीसेड झील के किनारे ये महल स्थित है। अब देखो आप लोगों को दिख रहा होगा इस महल के आकार के अंदर ही, तो ये महल कई सारे मंजिल का है। कितने मंजिल का है? तो याद रखना बताया गया है यह महल 6 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? 6 मंजिल का है। और अभी वर्तमान में किसके पास में? आरटीडीसी के पास में है। राजस्थान पर्यटन विभाग जो है उस राजस्थान पर्यटक विभाग के पास में। क्यों सर राजस्थान पर्यटक विभाग के पास में क्यों है? क्या कर रहेगा राजस्थान पर्यटक विभाग? तो बताया गया है इस महल को आरटीडीसी ने किसमें बदल दिया? होटल में बदल दिया। जितने भी महल थे पहले राजा महाराजा वहां पे विलासिता का जीवन जीते थे, अब पर्यटक जीते हैं। जिसकी जेब में पैसा वो उसके अंदर जाकर क्या करेगा? आराम से जीवन जी सकता है। अब आपकी परीक्षा के अंदर एक सवाल पूछा जाता है, और सवाल क्या पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है इस सिलीसेड महल को लेकर कि इसका उपनाम क्या है? इस महल को और क्या कहा जाता है? अब बताओ भाई कौन बताएगा इस महल का उपनाम? वेरी गुड, जल्दी कमेंट्स करो और कमेंट्स करके बताओ ये जो सिलीसेड महल है, इस सिलीसेड महल को और किस नाम से जाना जाता है और इसको किस उपनाम से जाना गया है? तो इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है राजस्थान का नंदकानन। क्या कहा गया इसे? इसे कहा जाता है राजस्थान का नंदकानन। और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज जो है आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछी गई है। एक तो सिलीसेड झील के बारे में प्रश्न आता है, और दूसरा प्रश्न आता है इसे सिलीसेड महल को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है राजस्थान का नंदकानन के नाम से। क्या कहेंगे इसको राजस्थान का नंदकानन कहा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अब हम चले जाते हैं अजमेर के अंदर। कहां पहुंच गए हैं हम लोग पहुंच गए हैं अजमेर के अंदर। अब अजमेर के अंदर आएंगे तो अजमेर के अंदर हम लोगों को 2 दुर्ग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दुर्ग देखने को मिलते हैं? एक तारागढ़ दुर्ग, एक अजमेर का दुर्ग। तो यहां पर एक महल मिला है रूठी रानी का महल, और रूठी रानी का जो महल है वो रूठी रानी का महल है कहां पर? तो रूठी रानी का महल अजमेर के अंदर। देखो जो तारागढ़ दुर्ग है उस तारागढ़ दुर्ग के अंदर हम लोगों को एक महल देखने को मिलता है। एक महल हमको तारागढ़ के अंदर देखने को मिलता है। अब इतिहास के अंदर तो कई सारी रानियां रूठी भी है। मालदेव की जो रूठी रानी थी वो मालदेव की रूठी रानी भी कहां गई है? देखो रूठी रानियों की बात करें तो मालदेव की रूठी रानी उमादे, रूठी रानी उमादे, और रूठी रानी का नाम क्या है? उमादे। ये रूट कर कहां चली गई है? ये रूट कर चली गई है अजमेर। और अजमेर में कहां आ गई है? तो अजमेर के अंदर आ गई है तारागढ़। कहां आ गई है? तारागढ़। और इसके लिए क्या किया गया? एक महल बनाया गया है। इसके लिए क्या किया गया? एक महल बनाया गया, और महल का नाम क्या हो गया? रूठी रानी का महल। ठीक ऐसे ही आप लोग बात करो मेवाड़ वालों की, तो राजसमंद के अंदर भी क्या है? एक रूठी रानी का महल बना हुआ है। वहां पर भी क्या है? एक रानी रूठ गई थी, हाड़ी रानी थी, वो रूठ कर क्या हो गई? अलग जगह पर जाकर पहाड़ के ऊपर महल बनाकर रहने लग गई। तो रूठी रानी का महल एक जगह पर नहीं, कई सारी जगह पर हमको रूठी रानी का महल देखने को मिलता है। उन रूठी रानी के महलों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो मालदेव की रूठी रानी उमादे क्यों रूठ गई है? क्योंकि मालदेव को किसी और स्त्री के साथ में देख लिया है। कहां की राजकुमारी थी? तो जैसलमेर की राजकुमारी थी। कहां की थी ये थी जैसलमेर की राजकुमारी। और बस शादी किए, फेरे खाए, और शादी करके फेरे खाने के बाद अब इसने पता चला भाई पति तो किसी और के साथ में लगे हुए, चलो छोड़ दो, हम पति के सामने नहीं जाएंगे, गई नहीं। और जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है तो मालदेव के साफे के साथ या हम कहें तो पगड़ी के साथ ये क्या होती है?
पगड़ी के साथ ये हो जाती है सती। पगड़ी के साथ ये क्या हो गई है? सती हो गई। देखो उस समय का सता आई थी जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया तो कहा भाई ये सुरक्षित नहीं है। एक चारण कवि बैठे थे और चारण कवि ने एक दोहा मारा और दोहा मारा तो सुन के वापस चली गई। चारण कवि ने कटाक्ष कर दिया था, ओहो बड़ी रूट कर जाने वाली थी, बस गुस्सा खत्म, आ गई वापस, इतने दिन का ही था गुस्सा। और ये उमादे ने कहा ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है, और उमादे क्या करती है? वापस यहां से चली जाती है। वापस यहां से क्या करती है? चली जाती है। अब अजमेर के अंदर है, और अजमेर के अंदर कहां है? तो अजमेर के अंदर हम लोग देखें तो एक झील देखने को मिलती है, कौन सी? बिसलपुर झील। और इस बिसलपुर झील के किनारे हम लोगों को ये देखने को मिलता है। अब ध्यान रखना, या हम लोग बात करें तो इसके अंदर और कौन आई है? जहांगीर की भी तो एक रानी, एक प्रेमिका रूट कर आई। रानी तो नहीं थी आली की, लेकिन प्रेमिका थी। तो यहां पर याद रखना, जहांगीर की प्रेमिका, जहांगीर की प्रेमिका नूरजहां। यानी यार ये सबको पता नहीं, रूट कर जाने के लिए अजमेर ही मिल रहा है क्या? नूरजहां भी रूट कर, नूरजहां भी रूट कर कहां आती है? अजमेर आती है, अजमेर आती है। और अजमेर के अंदर हम लोग एक उद्यान देखते हैं। कौन सा उद्यान? सुभाष उद्यान। कौन सा उद्यान? सुभाष उद्यान। अन्ना सागर झील के किनारे उस सुभाष उद्यान के अंदर आकर बैठ गई है। और यहीं इस नूरजहां की जो मां थी, इसकी मां का नाम क्या था? इसकी मां का नाम था गुलबदन बेगम। और इस गुलबदन बेगम के द्वारा क्या किया गया है? इसके द्वारा किया गया है गुलाब के इत्र का आविष्कार। गुलाब के इत्र का आविष्कार कहां पर? इसी झील के किनारे। चलिए फिर हम लोग बात करें तो यहां पर जहांगीर आया है, और जहांगीर इसी महल के अंदर इस नूरजहां को मनाने के लिए 27 बार, 25 बार नहीं, कितनी बार आया? 27 बार। जहांगीर नूरजहां को मनाने यहां 27 बार आया, और नूरजहां टस से मस्त नहीं हुई, फिर चली जाएगी, इसलिए कि इसको क्या कहा जाता है? रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। अब देखो रूठी रानी के जो अन्य महल है, वो रूठी रानी के अन्य महल और कहां देखने को मिलते हैं? रूठी रानी के अन्य महल हमको और कहां देखने को मिलते हैं? तो रूठी रानी का एक महल देखने को मिलता है हम लोगों को जयसमंद। और जयसमंद कहां है? यह है उदयपुर के अंदर। एक रूठी रानी का महल कहां मिलता है? ये मिलता है हम लोगों को मांडलगढ़ के अंदर। और मांडलगढ़ कहां है? तो मांडलगढ़ याद रखना, भीलवाड़ा के अंदर। अब देखो उदयपुर के अंदर जो रूठी रानी रूट कर गई है, इस उदयपुर के अंदर जो जयसमंद महल है, ये उदयपुर वाले रूठी रानी के महल का निर्माण किसने करवाया है? तो उदयपुर के जो महाराजा थे, महाराणा जयसिंह ने करवाया है। महाराणा जयसिंह द्वारा ये महल निर्मित है। ठीक है भाई, रानियों के रूठने का भी उस समय क्रम जो था वो भी बड़ा भारी क्रम था। उसके बाद में आता है मान महल। कौन सा महल आता है? मान महल। और मान महल कहां बना हुआ है? ये बना हुआ है पुष्कर के अंदर। मान महल कहां देखने को मिलता है? तो मान महल के बारे में बात करें तो मान महल कहां पर मिलेगा? तो मान महल मिलता हम लोगों को पुष्कर के अंदर। अब पुष्कर का मान महल कौन बना रहा है? पुष्कर का मान महल कौन बना रहा है? अजमेर के शासक ना, या अजमेर के शासक नहीं आएंगे, यहां पर अजमेर के शासक नहीं आएंगे। फिर कौन आ जाएंगे? जयपुर के शासक आ जाएंगे। तो इसका निर्माण आमेर के शासक। और क्या नाम है भैया आमेर के शासक का? तो आमेर के शासक का नाम देखें तो नाम मिलता है हम लोगों को राजा मानसिंह। इसका निर्माण आमेर के शासक राजा मानसिंह ने करवाया। किसने करवाया है? मानसिंह ने करवाया है। लेकिन इसका वर्तमान जो नाम है, वो वर्तमान के अंदर ये क्या है? वर्तमान के अंदर बन चुका है एक होटल। और वर्तमान के अंदर जो होटल है, उस होटल का नाम क्या है? इसको कहा जाता है होटल सरोवर। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है होटल सरोवर, इस मान महल को पुष्कर के अंदर। अब पुष्कर के अंदर अभी बात कर रहे हैं, अभी कल ही कार्तिक पूर्णिमा थी, कल कार्तिक पूर्णिमा थी। और पुष्कर के अंदर देखें तो पुष्कर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा जो है, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या होता है? यहाँ पर दीपदान होता है। क्या होता है? यहाँ पर दीपदान मनाया जाता है। और इस कार्तिक पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? इसको देव दीपावली भी कहा जाता है।
इसको क्या कहा जाता है? इसको देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली जो है, उस देव दीपावली को ऐसा कहते हैं सारे देवता धरती पर आते हैं और वो क्या करते हैं? दीपदान करते हैं। इसलिए हमको भी दीपदान करना चाहिए। तो ये कल ही गई है कार्तिक पूर्णिमा। और पुष्कर के अंदर क्या है? मेला लगता है। पुष्कर के अंदर मेला लगता है। इस मेले को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है राजस्थान का रंगीला मेला। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है राजस्थान का रंगीला मेला। पशु के लिए जाना जाता है। कौन से पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर याद रखना, एक तो ऊंट के लिए, घोड़ों के लिए और गाय के लिए। गाय की कौन सी नस्ल होगी? तो गाय की होगी यहां पर गिर नस्ल। कौन सी गायों के लिए प्रसिद्ध है? ये गिर नस्ल की गायों के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। गिर नस्ल की गायों के लिए अंग्रेज आते हैं, रस्सा कस्सी, मटकी लेकर दौड़ना, साफा बांधना, ये सारा का सारा क्या है? अंग्रेजों को खेल खिलाए जाते हैं। तो बढ़ चढ़कर अंग्रेज क्या कहते हैं? इस मेले के अंदर हिस्सा लेके आते हैं। कभी पुष्कर के मेले की अखबार के अंदर फिर खूब दिनों तक सुर्खियों के अंदर पुष्कर मेला ही चलता रहता है और खूब ज्यादा भीड़ इसके अंदर आती है। इसलिए इसको क्या कहा? राजस्थान के सभी प्रकार के लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अजमेर क्या है? एकदम सेंटर में है, तो सभी लोग आसानी से पहुंच जाते हैं और राजस्थान के सभी लोग आते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है? रंग रंगीला दृश्य दिखाई देता है। इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीला मेला कहा जाता है। अब आज हम चलते हैं खेतड़ी के महल के बारे में। यानी हम कहां पहुंच गए? हम लोग पहुंच गए हैं झुंझुनू। कहां पहुंच गए? झुंझुनू पहुंच गए। अब झुंझुनू के अंदर आता है खेतड़ी के महल। अब खेतड़ी के महल आते ही हम लोगों को स्वामी विवेकानंद का नाम अनायास दिमाग के अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि खेतड़ी के जो शासक थे, उन खेतड़ी के शासक ने ही स्वामी विवेकानंद को क्या किया है? शिकागो के अंदर, अमेरिका के शिकागो के अंदर जो धर्म सम्मेलन था, उस धर्म सम्मेलन जाने के लिए जो पूरी की पूरी टिकट की व्यवस्था थी, वो टिकट की व्यवस्था किसने करवाई है? वो टिकट की व्यवस्था उन्होंने करवाई है। किसने करवाई है? खेतड़ी के जो शासक थे, उन खेतड़ी के शासक ने क्या किया है? पूरी की पूरी टिकट की व्यवस्था करवाई है। पूरी की पूरी टिकट की व्यवस्था करवाई है। और फिर यहां से वो क्या किए? यहां से उठकर वो खेतड़ी गए। तो इसका निर्माण कौन करवा रहा है? इसके निर्माणकर्ता के बारे में बात करें तो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो इसका निर्माण करवाया गया है भोपाल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया है इसका निर्माण करवाया गया है भोपाल सिंह के द्वारा। कौन थे भैया ये भोपाल सिंह? ये थे खेतड़ी के महाराजा। कौन थे ये थे खेतड़ी के महाराजा। क्यों निर्माण करवाया इन्होंने? गर्मियों के अंदर आराम से रहेंगे। निर्माण क्यों करवाया गया है? तो निर्माण करवाने के पीछे जो कारण है, वो कारण क्या है? तो कारण देखने को मिलता है इसके अंदर ग्रीष्मकालीन, ये क्या था उनका? ग्रीष्मकालीन आवास था। यानी गर्मियों के अंदर क्या करना है? गर्मियों के अंदर हमको यहीं पर स्टे करना है। गर्मियों के अंदर आराम से हम लोगों को यहाँ पर रहना है, ताकि किसी प्रकार की हमको यहाँ पर गर्मी ना लगे। आराम से ठाठ से क्या किया जाए? यहाँ पर जीवन जिया जाए, ठाठ से यहाँ पर रहा जाए। ठीक है, गर्मियों के लिए बना दिया। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली। इसको क्या कहा जाता है? इसका और उपनाम क्या है? वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा के अंदर इसके उपनाम से सवाल बनता है। और क्या सवाल बनता है इसके उपनाम से लेकर? इसको कहा जाता है राजस्थान का दूसरा हवा महल। याद रखना, इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का सेकंड हवा महल, या इसको कहा जाता है राजस्थान का दूसरा हवा महल। हवा महल, एक हवा महल तो कहां है? जयपुर के अंदर। हम लोगों ने चर्चा की थी कृष्ण के मुकुट के समान, जिसकी 5 मंजिलें हम लोगों ने देखी थी, कल चर्चा की थी। अब इसको हवा महल क्यों कहा गया है? जैसी हवा महल के अंदर खिड़कियां हैं, जैसी हवा महल के अंदर झरोके हैं, खिड़कियों व झरोके के कारण, और खिड़कियां और झरोके हवा महल के जैसे के जैसे हैं, और जैसे के जैसे होने के कारण इसको भी क्या कहा गया है? राजस्थान का सेकंड हवा महल कहा गया है। हवा महल कहा गया है। अब देखो, हम बात करें तो लखनऊ के अंदर जो भूल भुलैया बनी हुई है, तो इसकी जो समानता है, वो इसकी समानता किस किस के साथ में है? तो इसकी समानता हम लोगों को देखने को मिलती है लखनऊ के अंदर स्थित भूल भुलैया जैसी। और बात करें तो और कैसी समानता किसके साथ देखने को मिलती है? जयपुर में स्थित हवा महल जैसी। और कैसी आकृति देखने को मिलती है? जैसा जयपुर का हवा महल है, ठीक वैसा यही है। और लखनऊ के अंदर जो भूल भुलैया है, वो हमको इस खेतड़ी के महल के अंदर भी देखने को मिलता है। फिर हम बात करें तो जोधपुर के अंदर बना हुआ है, कौन बना हुआ है? उम्मेद भवन बना हुआ है। अब ये उम्मेद भवन जो है, इस उम्मेद भवन का निर्माण कौन कर रहा है? उम्मेद भवन का निर्माण किसने करवाया है? तो उम्मेद भवन का निर्माण करवाया है महाराजा उमेश सिंह ने। कौन करवा रहा है? इसका निर्माण करवा रहा है महाराजा
उमेश सिंह जी। क्यों निर्माण करवाया? देखो राजस्थान के राजा जो थे वो केवल और केवल जनता का शोषण नहीं करते थे, हम लोगों के मुंह से सुनते जनता का शोषण, ना 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 ना। जोधपुर के जो राजस्थान के जो शासक थे वो जनता की भलाई के लिए हर समय तैयार रहते थे। और यहां हम लोग उसका उदाहरण देख सकते हैं। इसका निर्माण क्यों करवाया गया, निर्माण के कारण के बारे में बात करें तो निर्माण करवाने के पीछे वजह क्या दिखाई देती है? तो निर्माण क्यों करवाया गया है? तो निर्माण करवाया गया है अकाल राहत कार्य के दौरान। अकाल राहत कार्य के दौरान कब से कब तक इसका निर्माण हो रहा है? तो इसके निर्माण के बारे में बात करें तो इसकी नींव कब रखी गई है? तो नींव याद रखना, नींव रखी गई है 18 नवंबर। देखो नवंबर चल रहा है और नवंबर के अंदर ही चर्चा हो गई, 18 नवंबर 1929 को। लेकिन ये पूरा कब हुआ? तो इसका पूरा काम होगा 1940 के अंदर। पूरा कब होगा? 1940 के अंदर। डिजाइनर कौन थे? किसने पूरा का पूरा इसका नक्शा बनाया है? तो नक्शे का बनाने वाले व्यक्ति का नाम भी याद रखना, कौन है? सर सैमुअल स्वीटन जैकब। और एक आ जाएंगे जयपुर से, कौन आ जाएंगे? विद्याधर जी। जयपुर से कौन आ गए? विद्याधर जी। तो जैकब और विद्याधर दोनों क्या कर रहे हैं? इसकी पूरी की पूरी डिजाइन तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो इंजीनियर इसकी पूरी की पूरी देखरेख करेगा वो इंजीनियर कौन होगा? उसका नाम होगा हेनरी वॉगन। क्या नाम होगा? हेनरी वॉगन लेचेस्टर। क्या नाम होगा? हेनरी वॉगन लेचेस्टर। इसको और किस उपनाम से जाना जाता है? तो जोधपुर के अंदर जो पत्थर है उन पत्थरों को क्या कहा जाता है? छित्तर के पत्थर। क्या कहा जाता है? छित्तर के पत्थर। इसलिए छित्तर के पत्थरों से बना है, इसलिए इसको कहा जाता है छित्तर पैलेस। क्या कहा जाता है? छित्तर पैलेस। और छित्तर पैलेस कहने के पीछे जो कारण है वो कारण भी साथ साथ में याद रखना। ये किससे बना है? ये छित्तर के पत्थरों से बना है। किससे बना है? छित्तर के पत्थरों से निर्मित होने के कारण। छित्तर के पत्थरों से निर्मित होने के कारण। और छित्तर के पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? छित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया के अंदर राजा महाराजाओं के रहने के लिए जो सबसे बड़ा महल है वो विश्व का सबसे बड़ा राजाओं का जो रिहायशी महल है वो कौन सा है? ये उम्मेद भवन पैलेस है। कौन सा है? तो बताया है यह विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। इससे बड़ा दुनिया के अंदर राजा महाराजाओं के रहने का और कोई बड़ा महल नहीं है। इतना बड़ा महल है कि इसमें हम लोग देखें तो कई सारी हम लोगों को इसके अंदर सुविधा नजर आती है। क्या क्या सुविधा नजर आती है? तो देखो इसके अंदर म्यूजियम और बना हुआ है। इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर थिएटर बना हुआ है। इसके अंदर एक केंद्रीय हॉल अलग से बना हुआ जहां पर राजा लोग क्या करते थे? मीटिंग करते थे। और साथ ही साथ हम बात करें तो इसके अंदर उद्यान और बना हुआ है। अब यहां जो संग्रहालय बना हुआ है वो संग्रहालय किसका है? तो इसके अंदर हम लोगों को घड़ियों का संग्रहालय देखने को मिलता है। दुनिया भर की अलग अलग प्रकार की जो घड़ियां हैं वो अलग अलग प्रकार की घड़ियों को क्या किया है? यहाँ पर लाकर इकट्ठा किया गया है। अब जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर एक और महल मिलता है। और कौन सा महल मिलता है? अजीत भवन महल। और ये भी कहां है? ये भी जोधपुर के अंदर है। इसके बारे में प्रश्न क्या बनता है? अजीत सिंह जी के द्वारा बनाया गया, याद रह जाएगा। इससे प्रश्न क्या बनता है? तो इससे जो प्रश्न बनेगा उस प्रश्न को याद रखना। बताया गया है यह देश का या भारत का, यह भारत का पहला हेरिटेज होटल है। तुरंत क्या कर दिया गया था? देश की आजादी के साथ में इसको होटल के अंदर बदल दिया था। क्योंकि राजाओं की संपत्ति क्या हो रही थी? जब्त की जा रही थी। और राजाओं की संपत्ति जब्त की जा रही थी, भाई बड़ी टेंशन हुई, हमारी संपत्तियां चली गई, अब हम क्या करेंगे? तो इसको तुरंत क्या कर दिया गया? महल के अंदर, महल को जो था वो होटल के अंदर परिवर्तन कर दिया, हेरिटेज होटल बना दी। अब आता है बिजोलाई के महल। ये भी कहां है? ये भी जोधपुर के अंदर है। ये भी कहां है? जोधपुर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो निर्माणकर्ता का नाम याद रखना है इसके अंदर। इसका निर्माण कौन करवा रहा है? तो इसका निर्माण करवाया जा रहा है महाराणा तखत सिंह के द्वारा। कौन करवा रहे हैं? महाराजा तखत सिंह जी। और महाराजा तखत सिंह जी के द्वारा बिजोलाई झील है। कहां पर? ये बिजोलाई कहां पर है? ये कायलाना झील के पास में। बिजोलाई की पहाड़ी है कायलाना झील। और पहाड़ी भी कौन सी? कायलाना पहाड़ी।
इस कायलाना झील और कायलाना पहाड़ी पर ये बिजोलई के महल स्थित है और किसके द्वारा बनाए गए हैं? महाराजा तगत सिंह के द्वारा इसका निर्माण का कार्य किया गया है। अब जोधपुर के अंदर ही है तो एक थंबा महल आ जाता है। एक थंबा महल कहां पर है? ये है मंडोर के अंदर। मंडोर कहां है? जोधपुर के अंदर। मंडोर कहां है? तो मंडोर भी स्थित है जोधपुर के अंदर। पूरा का पूरा दूर से देखने पर आपको महल ऐसा नजर आता है जैसे एक थंबा हो। कैसा नजर आ रहा है? एक थंबा हो और एक थंबे के आकार के जैसा नजर आ रहा है। इसका निर्माण कौन कर रहे हैं? भैया ये अपनी लास्ट है, ये अपना लास्ट है। निर्माण कौन करवा रहे हैं? तो इसका निर्माण करवाया है अजीत सिंह जी ने। किसने निर्माण करवाया? निर्माण करवाया अजीत सिंह जी ने। और कब निर्माण करवा रहे हैं? इसका निर्माण करवा रहे हैं 1775 के अंदर। किस लिए बनाया भैया? तो ये बनाया अपनी रानियों के लिए। किसके लिए बनाया? रानियों के लिए। इसको क्या कहा जाता है? पहरी मीनार भी कहा जाता है। पहरी मीनार भी कहा जाता है। गर्मियों के अंदर रानियां आराम से रहे इसलिए क्या किया जा रहा है? इसका निर्माण करवाया जा रहा है। तो प्यारों समय पूरा हो रहा है और समय पूरा हो रहा है तो आज माफी चाहेंगे, आज इतना ही करा पाएंगे। बाकी वाली चर्चा होगी वो हम लोग लेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। दीजिए अनुमति, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राधे राधे।